ओके, वी आर लाइव। चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए सभी जुड़ चुके हैं, फटाफट एक बार मैं नाम पढ़ लेता हूं। प्रियंका, अमित, विनोद, कुंदन यादव, आर्मी लवर, पीके भाई, अनिल विश्नोई, गणेश, विकास, पवन, रंजीत, आदित्य, क्रैक सोल्जर, सौरभ, चंदन, सुनील, हरपुल, अनिकेत। सभी को जय हिंद, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद आने के लिए इस लेक्चर के अंदर, और सभी को गुड आफ्टरनून भी। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे जुड़ रहे हैं और जुड़ते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप मुझे कंफर्म करके सभी बता दें आवाज और वीडियो सब क्लियर है। सत्यम दुबे, जय हिंद। ठीक है, जय हिंद साहिल। ओके चलिए, ओके सभी जुड़ रहे हैं। चलिए अब देखिए, अब जो कल की क्लास की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था, मोशन चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था। जिसने मोशन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो कल की क्लास देख सकता है। ऐप पे जाएं, जो भी आप कोर्स देख रहे हैं उसमें आप कल की डेट डालेंगे तो आपको कल की क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहां पर जाके आप कल की क्लासेस में देख सकते हैं। कल हमने मोशन का पहला पार्ट किया था। ठीक है, ठीक है। नारू नारू, जय हिंद। सत्यम दुबे, यस सर, सब क्लियर है, गुड। चलिए ओके, तो कल हमने क्या किया था? हमने कल देखा था कि मोशन क्या होता है, यानी कि गति क्या होती है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि मोशन जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो मोशन है ना, हर प्रकार में अलग अलग क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में भी हमने बात करी थी। और हमने कल जाते जाते एक और टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कि क्या था? जो कि रिलेटेड था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन। तो कल की क्लास में हमने दूरी और विस्थापन में से सिर्फ और सिर्फ दूरी के बारे में देखा था। हमने देखा था कि डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने कल एक बार देख लिया था, बट फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में फिर बता देता हूं कि डिस्टेंस में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। जय हिंद अरविंद, विनायक, ठीक है, मिस्टर राहुल, जय हिंद। ठीक है, तो कल की क्लास में मैं सीधा पॉइंटर बताता हूं। सबसे पहले हमने देखा था कि जो दूरी है वो क्या है। तो दूरी जो होता है वो पथ की लंबाई होती है। क्या होता है? पथ की लंबाई, यानी कि आप कह सकते हो लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ, जो पाथ आप ले रहे हो, जो रास्ता आप ले रहे हो, उसकी लंबाई, ये आपको बताया था। फिर इसके अलावा ये भी बताया था कि जो दूरी होती है वो हमेशा, सीधा डिस्टेंस लिख देते हैं, दूरी हमेशा प्लस की होती है, कभी भी वो नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती। यानी कि जो दूरी होती है कभी भी ऋणात्मक और कभी भी हमारी शून्य नहीं हो सकती, दूरी हमेशा प्लस की रहती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि दूरी जो है वो दिशा पे निर्भर नहीं करती, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, इसीलिए ये स्केलर राशि है, यानी कि अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। फिर इसके अलावा एक और चीज देखी थी कि जो दूरी होती है वो हमेशा पथ पर निर्भर करती है, वो डिपेंड करती है कि आपका पाथ कैसा है, आपका जो रास्ता है वो कैसा है। तो दूरी उस पर निर्भर जरूर करेगी, पाथ पर निर्भर करेगी, डिस्टेंस पर डिपेंड रहती है। ठीक है, अब रही बात इसके अलावा और क्या क्या चीजें हमें देखनी है, तो चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले इसमें एक और चीज हम ऐड करना चाहेंगे कि दूरी जो होता है उसकी उसका मात्रक, यानी कि यूनिट क्या होती है। तो देखिए, अगर हम यूनिट की बात करें, अगर हम बात करें मात्रक की, तो मात्रक में जब हम बात करते हैं एसआई की, तो सभी को पता है कि ये लंबाई है। तो लंबाई किस में नापते हैं? मीटर में। किस में नापते हैं? मीटर में। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करता हूं सीजीएस के अंदर, किसमें? सीजीएस। तो सीजीएस में ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं एमकेएस में बात करूं तो एमकेएस में भी वही रहेगा, मीटर, क्योंकि एमकेएस जो है वही तो एसआई को हमने, एसआई के अंदर एमकेएस को ही तो हमने लिया है। ठीक है, तो एमकेएस के अंदर ये मीटर ही रहेगा, एसआई के अंदर भी ये मीटर रहेगा, सीजीएस के अंदर सेंटीमीटर रहेगा। इसके अलावा जो और हम यूज लेते हैं वो होता है किलोमीटर। क्या होता है? किलोमीटर। बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम इसको दूरी के समय, तो किलोमीटर भी हमारा डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, और बेसिक आपको ये भी आना चाहिए कि कैसे 1 किलोमीटर को हम मीटर में लिखते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो ये सारी चीजों भी आपको आनी चाहिए। तो एक बार अगर हम बात कर ही रहे हैं तो चलिए एक बार मैं आपको बता भी देता हूं और पूछ भी लेता हूं। देखिए, जब हम बात करते हैं 1 सेंटीमीटर की, चलिए 1 मीटर की सारी बातें करेंगे, तो 1 मीटर में
100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, mm, ठीक है। फिर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये बेसिक है जो आपको आनी चाहिए। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। अब एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर वो आपको यूनिट के साथ खेलते हुए दिखेंगे। आपको वो एक यूनिट देंगे, आपको बोलेंगे इस यूनिट में निकालो। तो अगर जब हम बात करते हैं कि कैसे हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलें, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसको करने के लिए, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है, तो आप बोलोगे 10 की घात -2 मीटर। जस्ट उसके नीचे ले आओ 100 को, ठीक है। 1 मिलीमीटर mm, उसको आप लिखोगे 10 की घात -3 मीटर, ठीक है। और 1 किलोमीटर तो मैंने आपको बता ही दिया, जो कि 10 की घात 3 मीटर होता है। तो आप चाहो तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जय हिंद दीपक। अब चलिए मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, देखता हूं आप इसको कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 100 सेंटीमीटर कितने mm होते हैं, क्वेश्चन समझ में आया? मेरा प्रश्न है 100 सेंटीमीटर कितने mm के बराबर होते हैं, तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या आएगा। इस खाली स्थान में मैं क्या लिखूं कि 100 सेंटीमीटर कितने mm के बराबर होते हैं। फिर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप इनको सॉल्व जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं चैट में कौन इसका जवाब देता है। सबसे पहले आपको बताना है 100 mm में कितने mm होते हैं, 100 सेंटीमीटर में सॉरी कितने mm होते हैं। कोई बताना चाहेगा? अभी तक मुझे आंसर किसी का नहीं आया है। चलिए नीलेश का आंसर सबसे पहले आया है 10 की घात 5, 10 की पावर -5, ठीक है। माही कह रहे हैं, नीलेश शायद 5 कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं, दीपक 3 कह रहे हैं, मोनू भी 3 कह रहे हैं, राजू 1 2 3 4 कह रहे हैं, विनायक 5 कह रहे हैं, ये 5 कह रहे हैं, 5 कह रहे हैं, ठीक है। तो लगभग सभी का आंसर 5 आ रहा है। एक दीपक ने 3 दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने की एक सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, ट्रिक बताता हूं, सीधा मुद्दे पे आता हूं, सीधा पॉइंट पर आता हूं। ट्रिक ये है कि आपको हर को सेंटीमीटर को या मिलीमीटर को या किलोमीटर को आपको मीटर में बदलना आना चाहिए, जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो करना क्या होता है कि आपको इधर वाली साइड को और इधर वाली साइड को बराबर करना है। क्या करना है? बराबर। कैसे बराबर करना है? बराबर करने के लिए पहले दोनों को मीटर में बदल दो। अच्छा 100 को मैं 10 की घात 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। अच्छा अब सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की घात -2। समझ बात आ गई, ठीक है। तो ये मीटर हो गया। अब यहां पर डैश लगा दिया। अब इस मिलीमीटर को जब मैं बदलता हूं किसमें, सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में, तो ये मीटर में भी हो गया। तो पहला स्टेप क्या होता है, दोनों तरफ आप मीटर लेके आ जाओ। क्या लेके आ जाओ? मीटर। अच्छा अगर आप यहां पर देखोगे तो 10 की घात 2, 10 की घात -2, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि ये तो 1 मीटर ही हो गया ना। मेरी बात समझ में आ रही है? जब मैंने इसको मीटर में बदला तो ये 1 मीटर हो गया। अब मेरा प्रश्न ये है कि यहां ऐसा मैं क्या करूं कि यहां पर भी 1 हो जाए। तो सीधी सी बात है, यहां प्लस का 3 करूंगा। कितना करूंगा? प्लस का 3। तो इसका आंसर होगा 10 की घात 3, जो कि दीपक ने दिया है, बिल्कुल सही। मेरी बात सभी को समझ में आई? यानी कि 100 सेंटीमीटर में 10 की घात 3 mm होते हैं। सबको समझ में आया क्या करना है? देखो मैं फिर बता रहा हूं, स्टेप समझना क्या है। और ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूं ना, ये बहुत सरल टेक्निक है। इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आपको होगा। करना क्या है, पहले दोनों तरफ मीटर में बदल दो। किसमें बदल दो? मीटर में। तो अगर ये सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदला तो मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -2, ठीक है। और 1 mm में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -3। मैंने लिखा, समझ में आ गया? ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, दोनों तरफ को बराबर करना है, दोनों तरफ को बराबर करना है। तो जब मैंने यहां सॉल्व किया तो यहां 1 आ गया, क्योंकि 10 की घात 2 और 10 की घात -2 का मतलब क्या होता है। हाँ बिल्कुल नीलेश, आपका भी बिल्कुल सही था। तो यहां पर हमारा 10 की घात 2 और 10 की घात -2 सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। तो यहां मुझे 1 मिला है, तो यहां पर भी 1 आना चाहिए।
अब 1 आने के लिए आपको ऐसा क्या करें यहां पर कि वो 1 आ जाए, तो आप 10 की घात +3 जोड़ोगे तभी तो 1 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 10 की घात -3 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 10 की घात +3 यानी कि 10 की पावर 3। सभी को ये चीज समझ में आई? कमेंट बॉक्स में एक बार यस लिखना। मैं 1-2 क्वेश्चन इसके और करवाता हूं ताकि आपको और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन क्या बनता है देखते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि 100 किलोमीटर है, कितने हैं, 100 किलोमीटर, तो बताओ ये सेंटीमीटर में कितने होंगे। अब यहां पर आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, 10 की घात -2 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं। तो देखो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो भी आप उसको आसानी से कर लेंगे, बस आपको जो टेक्निक बताई है उसको याद रखना है, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन है, चलिए इसको ट्राई करें। पहले का आंसर और दूसरे का आंसर आप मुझे दें, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है 100 किलोमीटर सेंटीमीटर में कितने होंगे, और दूसरा कह रहा है 10 की घात -2 सेंटीमीटर किलोमीटर में कितने होंगे, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करें, जो टेक्निक बताई है उससे आप करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सर जी आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है? मेरी क्लास की जो टाइमिंग है वो 12 बजे है, ठीक है, 12 से लेके 12:45, ठीक है, 12 से 12:45, ठीक है। फर्स्ट का होगा 10 की पावर 7, ओके, और चलिए फर्स्ट का आंसर 10 की घात 7, देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है, पहला वाला। तो चलिए पहला एक बार देखते हैं, ठीक है। तो देखो पहला करने के लिए मैंने आपको टेक्निक क्या बताई, दोनों तरफ मीटर में बदल दो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, अच्छा ये 100 है तो इसको 10 की घात 2 कर दिया, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की घात 3, तो ये 10 की घात 3 मीटर हो गया, बराबर डैश। यहां सेंटीमीटर है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, -2। अब देखिए सब मीटर में हो गया। अच्छा इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 10 की घात 5 मीटर। तो आपको इस तरफ दिया हुआ है 10 की घात 5, यहां लेके आना है इस तरफ भी 10 की घात 5। तो ऐसा मैं यहां पर क्या करूं कि 10 की घात अपना 5 आ जाए, तो आप 7 जोड़ दो, कितना जोड़ दो, 7। तो बिल्कुल 10 की घात 7 बिल्कुल सही है, पहले का आंसर समझ में आ गया, वेरी गुड। 10 की घात -5 सेकंड वाला, 10 की घात 7 फर्स्ट वाला, वेरी गुड। गॉडजिला, गॉडजिला नाम है इनका, गॉडजिला बिल्कुल सही दिया है आपने जवाब, समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है, 10 की घात -2। अब 10 की घात -2 वैसा का वैसे लिख दिया, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 फिर आ जाएगा और ये मीटर हो गया, ठीक है, डैश। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात 3 मीटर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 10 की घात -4 मीटर। अब ऐसा यहां पर क्या करूं कि 10 की घात दोनों तरफ सेम हो जाए, तो यहां -4 है, यहां पर 3 है, तो ऐसा क्या करूं कि -4 बन जाए। तो अगर मैं इसको -7 से करूं, देखो एक बार, बिल्कुल, तो दूसरे में होगा 10 की घात -7, -5 तो नहीं होगा, देखो -4 लेके आना है, -4 लेके आना है, और यहां पर ऑलरेडी एक दिया हुआ है 3, तो यहां पर ऐसा क्या जोड़ूं, तो -3 जोड़ दूं, -7 जोड़ दूं, तो -7 + 3 करूंगा तो -4 आएगा, ठीक है। अच्छा गणेश हूं, गणेश, ओके। सर हम अभी जुड़े हैं, हमें कुछ समझ नहीं आया, -7 आएगा, 10 की घात -7। देखो मैंने कहीं गड़बड़ करी तो देख लो, सिंपल सी चीज है। अच्छा जो अभी आए हैं मैं बता देता हूं, हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बदलना है, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलना है, तो क्या करना है। अगर आपके सामने ये प्रश्न है तो दोनों तरफ पहले मीटर में बदल दो, एक बार अगर आपने मीटर में बदल दिया, फिर दोनों तरफ की जो घात है यानी कि जो पावर है 10 की सेम करनी है, बस ये सिंपल सा स्टेप ध्यान में रखना है, कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है, कभी भी गलती नहीं करोगे। तो मैंने देख लिया, सिंपल सा स्टेप ट्राई किया और मेरा आंसर आ गया।
जिसमें सेकंड का कई बच्चों ने गलत आंसर दिया है। अब मुझे एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दो, ऐसा क्वेश्चन और करना है या आगे चलना है? अगर एक दो क्वेश्चन और देखने तो मुझे बता दो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। चलो, गलती अभी भी कर रहे हैं कई बच्चे, तो एक लास्ट क्वेश्चन और देते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन पे। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1000 mm को बदलना है किलोमीटर में। 1000 mm को बदलना है किलोमीटर में। चलिए इसका जवाब दीजिए। ठीक है, एक और ट्राई कीजिए। चलो और करते हैं, इसको ट्राई करो, एक और दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है। कितने क्वेश्चन बनवाना चाहते हो उतने क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप उसको कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये जो मैं आपको चीज सिखा रहा हूं इसको अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप कभी भी इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो तरीका जो मैंने आपको समझाया उसी का ध्यान रखो। अदरवाइज और भी तरीके से कर सकते हो, ऐसा नहीं यही तरीका हमें करना है, और भी तरीके हैं, बट तरीका जो भी यूज करो आसान होना चाहिए और जिसमें हम कंफ्यूज ना हो वो करना चाहिए। ठीक है, अब पहले का आंसर बताओ मुझे और सेकंड का आंसर बताओ। चलिए फटाफट चैट में बात करते हैं। ठीक है, ओके, अनिकेत कह रहे हैं 10 की घात -6। पहले का आंसर कह रहे हैं 10 की घात -6। गणेश कह रहे हैं 10 की घात -3। ठीक है, और कोई ट्राई करना चाहेगा? शिवम कह रहे हैं 10 की घात -6। ठीक है, चलिए पहला वाला मैं ट्राई करता हूं। ठीक है, पहला वाला ट्राई करता हूं। इसको मीटर में बदलें। किस में बदलें? मीटर में। 10 की घात 3 क्योंकि 1000 है। mm को मीटर में बदलते हैं तो 10 की घात -3 आता है। क्या आता है? -3। तो 10 की घात 3, 10 की घात -3, एक आ गया ना। तो बेसिकली यहां पर 1 मीटर है। इस 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, समझ में आया? ये देखिए 3 और ये 3, अब वहां पर किलोमीटर है तो किलोमीटर में 10 की घात यहां पर 3 मीटर आ गया। तो यहां पर मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों तरफ बराबर हो जाए? तो यहां आ जाएगा 10 की घात -3। कितना आ जाएगा? 10 की घात -3। अभी भी गलती कर रहे हैं, -6 नहीं होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो सिंपल सा स्टेप याद रखो, दोनों तरफ को बराबर करना है, दोनों तरफ को मीटर में बदलना है। ये दो स्टेप ध्यान में रखो। तो जिन्होंने 10 की घात -3 लिखा है वो बिल्कुल सही है। 10 की घात -3 बिल्कुल सही है। ओके, समझ में आ गया? चलिए दूसरे वाले की बात करते हैं। तो पहला हमारा कितना हो गया? 10 की घात -3। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है ये 10 की घात -6 तो ऑलरेडी है, और ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10 की घात -2, तो ये 10 की घात -8 हो गया। कितना हो गया? -8 हो गया। ठीक है, अच्छा उधर क्या है? उधर mm है। mm को मीटर में बदला तो 10 की घात -3 मीटर। अब ऐसा यहां पर मैं क्या करूं जिससे 10 की घात -8 बन जाए? तो -5 कर दो। तो -5 और -3 कितना होता है? -8। तो ये 10 की घात -5 हो गया। चेक कर लो एक बार, कहीं गलती करी है तो। समझ में आया? गॉडजिला कह रहे हैं 10 की पावर -6। -6 तो कहीं नहीं आएगा। देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदला, समझ में आया सभी को? सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 10 की घात -2। 10 की घात -2 और 10 की घात -6 कितना होता है? -8। तो यहां पर 10 की घात -8 है। इस तरफ 10 की घात -8 करना है तो क्या करोगे? 10 की घात -3 तो पहले आ जाएगी mm को बदल के। तो ऐसा हम यहां पर क्या जोड़े कि ये 10 की घात -8 बन जाए, तो 10 की घात -5। सिंपल सा आंसर। ठीक है, अब तो क्लियर है सभी को? अब तो गलती नहीं करोगे? ठीक है, अब तो कोई गलती नहीं करोगे। अभी भी कई बच्चे गलत आंसर लिख रहे थे। ठीक है, तो -5 बिल्कुल सही है बस। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे चलते हैं अब। ठीक है, बहुत हो गया अब ये। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। अब हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। ठीक है, अच्छा हाँ ऐड गलत कर दिया था, कोई बात। अच्छा अब देखो, विस्थापन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, महत्वपूर्ण राशि है। हमने दूरी समझ लिया था, हमने बोला कि दूरी होता है, अगर ए से बी हमें जाना है तो ए से बी के बीच में समझ लो बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, ए से बी के बीच में बहुत सारे रास्ते हैं, और उन रास्ते की अगर मैं बात करूं तो कितने रास्ते हैं? देखिए 1 2 3
4 5। तो ए से बी में टोटल कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते हैं, ठीक है। अब इन पांचों रास्तों में से, अच्छा ये पांचों के पांचों क्या हैं? डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। बिकॉज डिस्टेंस की परिभाषा क्या है? दो बिंदुओं के बीच का जो भी रास्ता है उसकी लंबाई, है ना, उसकी लेंथ। तो डिस्टेंस तो ये सारे के सारे हैं, ये पांचों के पांचों क्या है? डिस्टेंस है। पर अगर मैं बोलूं इन पांचों रास्तों में से सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, तो आप बोलोगे ये तीसरे नंबर वाला। क्यों? बिकॉज इसके अंदर वो एकदम सीधा चल रहा है। कैसा चल रहा है? सीधा। यानी कि विस्थापन जो होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहां पर हम लिख देते हैं ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी। और सबसे छोटी दूरी कौन सी होती है? सीधी दूरी, यानी कि स्ट्रेट मोशन। यानी कि जो सबसे छोटा भी है और उसको बताने के लिए हम बोलेंगे कि वो डिस्टेंस एकदम सीधा है, यानी कि स्ट्रेट है। तो इसका मतलब यह है कि इन पांचों रास्तों में से, पांचों डिस्टेंस में से, पांचों दूरियों में से एक ऐसी दूरी है जो सबसे छोटी है, और वही छोटी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, यानी कि हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। अब और क्या बातें इसमें समझनी है? अगर आपको इस छोटी दूरी को समझाना है, अगर आपको इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को समझाना है, तो आपको डायरेक्शन की मदद पड़ेगी। कैसे? अगर इस छोटी दूरी को मैं समझाऊंगा तो छोटी दूरी का क्या मतलब है? छोटी दूरी का मतलब यह है कि वो सीधी है। आप मुझे बताओ कि अगर मुझे छोटी दूरी बतानी है तो साथ में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? मुझे यही जोड़ना पड़ेगा कि एकदम सीधा चले जाओ, एकदम स्ट्रेट चलो, है ना, नाक की सीध में जाओ। तो यहां पर मैंने उसको दिशा बताई। क्या बताई? दिशा बताई। तो इसीलिए ये राशि के अंदर दिशा भी जुड़ती है। इस क्वांटिटी के अंदर हम डायरेक्शन को जोड़ते हैं। तो इसीलिए ये राशि, ये क्वांटिटी हमारी क्या बन जाएगी? तो ये क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? वेक्टर। हिंदी में बोले तो सदिश राशि। तो इसीलिए ये राशि कैसी है? सदिश राशि, यानी कि ये है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं, दिशा की भी बात करते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि विस्थापन को हम किस में व्यक्त करते हैं। मैंने आपको बता दिया, विस्थापन के अंदर परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में इसके अंदर दिशा भी होती है। अच्छा, एक और चीज आप यहां पर समझना, अगर मैं विस्थापन से, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्शन निकाल दूं, क्या निकाल दूं? डायरेक्शन निकाल दूं। अगर मैं विस्थापन से दिशा निकाल दूं तो वो दूरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दूरी। यानी कि विस्थापन के अंदर क्या क्या होता है? विस्थापन के अंदर दूरी भी होती है और दिशा भी होती है। और अगर मैंने विस्थापन में से दिशा को निकाल दिया, डायरेक्शन को निकाल दिया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? डिस्टेंस, यानी कि दूरी। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, राम राम विकी। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट चीज है? अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपको यह समझनी है कि विस्थापन निकालते कैसे हैं। देखो, समझ लो मेरे पास ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनके बीच का जो रास्ता है वो ये है, ए से बी जाने का ये रास्ता है। तो अगर मैं बोलूं विस्थापन क्या है, तो विस्थापन ये नहीं होगा, विस्थापन इन दोनों पॉइंट के बीच की सीधी दूरी, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या है, तो वो होता है, ये देखो, ये हमारा इनिशियल पॉइंट होता है, ये हमारा फाइनल पॉइंट होता है, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु, ये हमारा अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो सीधी दूरी होती है वही हमारा विस्थापन कहलाता है। तो अगर आपको विस्थापन निकालना है तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की आप दूरी निकाल दें, सीधी दूरी, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा विस्थापन बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर राशि है। कैसी राशि है? वेक्टर। और वेक्टर राशि यानी कि सदिश राशि का मतलब है कि ये दिशा इसमें होती है, और जब दिशा इसमें होती है तो दिशा को बताने के तरीके प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। तो अगर आपका विस्थापन माइनस में लिखा हुआ है, विस्थापन की बात कर रहा हूं मैं, दूरी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट माइनस का है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि यह दिशा को दर्शा रहा है, यानी कि डायरेक्शन को बता रहा है। तो इसीलिए विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे कि हमने दूरी में देखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ
प्लस का रहता है वो माइनस का और जीरो नहीं हो सकता। वहीं पर जब हम विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन में ये तीनों हो सकता है, ये हमारा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, कभी बिहार आइए सर, राजगीर का ग्लास ब्रिज देखने के लिए जो पूरे भारत में एक है सर। ठीक है, जरूर आएंगे नीतीश, आप आमंत्रण भेजें, टिकटें भेजें, हम आते हैं। ठीक है, हाँ अब मेरी बात सुनना, डिस्टेंस जीरो हो सकता है सर? नहीं, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। कल की क्लास में मैंने बताया था, डिस्टेंस अगर एक बार कोई भी वस्तु चल गई, उस पाथ पर चल गई, रास्ते पर चल गई, तो वो जीरो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब विस्थापन जीरो जो होता है इसके बारे में बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये तो समझा दिया कि विस्थापन अगर ऋणात्मक और धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो वो उसकी दिशा को दर्शा रहे हैं, वो उसकी डायरेक्शन को बता रहे हैं। बट जब हम जीरो की बात करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलता हूं कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, यानी कि शून्य है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप समझ लो इनिशियल पॉइंट से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु गए, ठीक है, और उस अंतिम बिंदु से वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ गए, यानी कि जहां से आप चले और वहीं से वापस अगर आप आ गए, ठीक है, इसका मतलब क्या है? जहां से आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, जहां से आपने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया, वहां से आप चले और वापस अंतिम से प्रारंभिक पे आ गए, तो जब आपका अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, जब आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब एक ही हो, उसका मतलब होता है कि हमारा विस्थापन जीरो है। मैं फिर बता रहा हूं, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। क्या जीरो होगा? विस्थापन, क्योंकि विस्थापन की परिभाषा यही है, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की सीधी दूरी। बट अगर दोनों बिंदु एक ही हो जाए, तो जब दोनों बिंदु एक ही हो जाएंगे तब ऑटोमेटिकली हमारा विस्थापन जीरो हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारा विस्थापन जीरो होता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? पैसा मेरा रहेगा। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। गॉडजिला बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। चलो आएंगे आएंगे, कभी घूमने आएंगे। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई कि जीरो कब होता है, प्लस कब होता है और माइनस कब होता है। अब जो लास्ट पॉइंट है, जो दोनों में सेम है, सेम के अलग है, वो ये है कि विस्थापन वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता। यानी कि जो रास्ता आप ले रहे हो उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि विस्थापन तो एक ही होता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं ए से बी, अब आप भली ऐसे जाओ भली आप ऐसे जाओ, विस्थापन तो हमेशा यही रहेगा। भली आप ऐसे 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 करके कहीं से जाओ, तो हर केस के अंदर, हर स्थिति के अंदर जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो तो अलग अलग है, तो वो तो रास्ते पर निर्भर करेगा। बट विस्थापन तो हर केस में यही होगा। तो विस्थापन हमारा मार्ग पर निर्भर नहीं करता, यानी कि वो डिपेंड नहीं करता कि हम कौन सा रास्ता, कौन सा पथ ले रहे हैं। ठीक है सर, ये क्लास आर्मी क्लर्क क्लास है क्या? हाँ, आर्मी क्लर्क वाले देख सकते हैं। सर का टिकट करवा रहा है नीतीश ब्रिज देखने के लिए। सर नीतीश को बोलो एक टिकट मेरा भी करवाने के लिए। भाई जिसको देखना है वो चला जाए। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है सर? ठीक है, चलो देखो, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मैंने आपको अभी क्या बोला था कि वो दिशा को दर्शाता है। जैसे समझते हैं, अगर मैं इस दिशा में जा रहा हूं, अगर मेरा विस्थापन इस दिशा में है और लेट से मैं इस दिशा को बोलता हूं कि ये प्लस है, क्या है? प्लस है, तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी वस्तु अब इस दिशा में जाएगी, है ना, तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ऊपर वाली दिशा को प्लस ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे वाली दिशा नेगेटिव हो जाएगी। तो प्लस और माइनस आपको यह बताता है कि वो जा कहां रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर उसकी विपरीत दिशा होगी तो इसका मतलब यह है कि वो नेगेटिव चिन्ह हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कुंदन यादव? ठीक है, तो प्लस और माइनस का जो रोल होता है वो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, मैंने ऋणात्मक समझा दिया राहुल। तो जो दिशा में, जब दिशा की हम बात करते हैं तो दिशा को ही हम प्लस और माइनस से दर्शाते हैं एक सदिश राशि के अंदर। ठीक है, तो सदिश राशि में जो भी दिशा होती है उसको प्लस और माइनस से दर्शाया जाता है। ठीक है, पर दूरी को कभी भी दिशा में नहीं समझाते, तो इसलिए हम दूरी के अंदर
प्लस माइनस नहीं लिखते, बट अगर हम विस्थापन की बात करते हैं तो उसमें हम प्लस माइनस लिखते हैं। और जीरो कब होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब जो चीज इन दोनों में कॉमन होती है, दोनों में सेम होती है, वो होता है इन दोनों का मात्रक, दोनों की यूनिट। तो ध्यान रखना इसकी भी यूनिट वही होगी। कौन सी होगी? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना, mm। तो जो हमने डिस्टेंस की यूनिट की बात करी थी तो ऑटोमेटिकली इसकी भी वही हो जाएगी, क्योंकि विस्थापन आया कहां से है? विस्थापन आया तो दूरी से ही है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ही निकला है। तो इसीलिए ध्यान रखना यूनिट दोनों की सेम रहने वाली है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर एक छोटी सी चीज आपको समझानी है। अगर मेरे पास रास्ता एक ही है, सुनना मेरी बात, ये जो इंसान है वो यहां से स्टार्ट हुआ और वो यहां पर चला गया, ठीक है। अब ये रास्ता एक ही है और वो कैसा रास्ता है? सीधा रास्ता है। कैसा रास्ता है? सीधा रास्ता है। तो इस केस में, इस स्थिति के अंदर हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? अगर रास्ता एक ही है तो डिस्टेंस जो होता है, जो रास्ता इसने कवर किया, जो सीधा ये चला, तो डिस्टेंस हमारा 8 मीटर हो जाएगा। और इसी केस में अगर मैं विस्थापन बोल दूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो वो भी 8 ही होगा। तो यहां से क्या समझ में आया? यहां से ये समझ में आया कि अगर हमारा दो बिंदुओं के बीच में एक ही रास्ता अगर हो, यानी कि दो पॉइंट के बीच में एक ही रास्ता हो, एक ही पाथ हो, और वो पाथ कैसा हो? सीधा हो। सीधा हो तो उस परिस्थिति में दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि किस परिस्थिति में दूरी विस्थापन बराबर होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस कंडीशन में सेम होते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है जब रास्ता एक हो और वो कैसा रास्ता हो? सीधा रास्ता हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। तो ये वाला तो केस समझ में आ गया कि एक ही ऐसी परिस्थिति हो सकती है जब दूरी और विस्थापन क्या है? बराबर है। पर इसके अलावा, अब अगर मैं बोल दूं इसके अलावा क्या हो सकता है, तो इसके अलावा आप कोई भी परिस्थिति ले लो, आप कोई भी केस ले लो, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है। यानी कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। तो एक पॉइंट मैं यहां पर और लिखना चाहूंगा जो महत्वपूर्ण है, जिसपे क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखना, मैं लिख सकता हूं कि जो डिस्टेंस है वो, थोड़ा इसको यहां पर बड़ा करके लिखते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा होता है और बराबर होता है विस्थापन के। बात समझ में आ गई? यानी कि दूरी और विस्थापन में अगर आपसे संबंध पूछें, रिलेशन पूछें, तो ध्यान रखना कि दूरी हमेशा, ठीक है, दूरी हमेशा इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यानी कि एक चीज तो कंफर्म है, क्या? कि विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? या तो वो दोनों बराबर होंगे, और वो बराबर कब होंगे वो मैंने अभी आपको बता दिया, जब एक ही रास्ता होता है, और या जब हमारी दूरी विस्थापन से बड़ी होगी। और वो तब होती है जब कोई और भी रास्ता ले लो। एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। जैसे ए और बी पॉइंट है, इनके बीच में ये एक रास्ता है, ठीक है। अब इनका विस्थापन तो सीधा है, बट दूरी अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादा बड़ी है क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है। तो इस परिस्थिति में दूरी बड़ी हो गई विस्थापन से, ठीक है। और क्या केस बना सकते हो आप? कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, हर केस में दूरी हमेशा बड़ी होगी विस्थापन से। पर एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसी जगह है जहां पर दोनों बराबर होते हैं और वो एक ही रास्ता है जब आपका सीधा रास्ता हो। यानी कि या तो हमारा दूरी विस्थापन के बराबर होगा या उससे हमेशा बड़ा होगा। अब कई बार क्या होता है कि इसको वो बदल देते हैं, ठीक है। हिंदी में बता दिया हरपुल, दूरी सदैव विस्थापन से या तो बड़ी होती है या बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है, वो ये है कि कई बार इसी संबंध को वो अनुपात में पूछ लेते हैं। अनुपात यानी कि रेशियो में। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं इस रिलेशन के अंदर विस्थापन को दूरी के नीचे लेके आ जाऊं, यानी कि अगर मैं बोलता हूं दूरी बटा विस्थापन
तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा? तो अगर मैं इस विस्थापन को यहां ले आऊंगा तो यहां 1 बचेगा, तो मैं बोल सकता हूं कि दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न यहां से बना है। ये सिंपल सी चीज, यानी कि मैंने इस विस्थापन को बस दूरी के नीचे रखा, तो जैसे मैंने इसके नीचे रखा तो क्या पता चला कि दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से या तो बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। अब कई बार वो प्रश्न को घुमा देते हैं, कैसे? विस्थापन बटा दूरी पूछ लेंगे। क्या पूछ लेंगे? विस्थापन बटा दूरी। तो अगर मैं विस्थापन को दूरी से डिवाइड करूं तो इस केस में ये साइन, ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा। तो आप ये तीनों चीजें लिख लीजिए, ये काफी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। पहली चीज तो ये है कि दूरी विस्थापन से हमेशा या तो बड़ी होती है या बराबर होती है। तो ये चिन्ह अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में ये चिन्ह पूछ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें ये बोला कि दूरी और विस्थापन जो होती है उसका अनुपात हमेशा 1 से बड़ा होता है या 1 से ज्यादा होता है। कई बार इसको कंफ्यूज करने के लिए विस्थापन ऊपर ले लेते हैं, दूरी नीचे ले लेते हैं, तो उस केस में आप लेस देन इक्वल्स टू लिख देना। सभी को यहां तक बात समझ में आई? एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैं कहता हूं ये 1 है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। चलो इसको अलग ले लेते हैं थोड़ा सा। ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, ठीक है। ये फिर हमारा 2 मीटर, ये हमारा 2 मीटर, ये 4 मीटर और ये 2 मीटर। तो मैंने हर साइड का यहाँ पर क्या लिख दिया है? दूरी, जो गैप है वो लिख दिया, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर एक बिंदु है ए, ये बिंदु है ए। तो वस्तु क्या कर रही है? पहले इस तरीके से चल रही है। मैं यहाँ पर एरो बना रहा हूँ। एरो का मतलब है कि पहले ये ऐसे ऐसे गया, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और वापस यहाँ आ गया। यानी कि ये ऐसे चलना स्टार्ट किया, इस पूरे रास्ते पर ये चला और अंतिम ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मेरा प्रश्न यहाँ पर ये, चलो सारे पॉइंट लिख देता हूं। ये हमारा बी हो जाएगा, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर वस्तु ए से ए चलती है, कहां से कहां चलती है? ए से ए, तो इस परिस्थिति में मेरा डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि दूरी कितनी होगी, और हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कितना होगा? चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। ये जरूरी है बताना कि कहां से कहां चल रहे हैं। तो मैंने पहला पूछा है ए से ए, तो जब ये ए से ए चलेगा तो हमें बताना है कि टोटल दूरी कितनी तय करी। तो दूरी का मतलब होता है कुल पथ की लंबाई, तो सारी लंबाई को हम जोड़ देंगे। 2 + 2 4, ये हो गया 5, 4 6 8, 8 और 4 12, 14 15 16 17, तो ये हो गया 17 मीटर हमारी दूरी। बट जब हम विस्थापन की बात करेंगे तो वो 0। क्यों हो जाएगा 0? उसका कारण मैंने आपको बताया कि जहां से आप प्रारंभ करते हैं, जहां से आप चलते हैं, और अगर आप वापस वहीं पर आ जाते हैं तो हमारा विस्थापन 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। अब चलिए इसमें मैं क्या बदलाव करता हूं कि अब वो ए से लेट्स से एच तक चल रहा है। अब वो कहां से कहां चल रहा है? ए से एच तक। अब बताओ मुझे दूरी विस्थापन क्या होगा? अच्छे से सोच समझ के बताना। मेरा प्रश्न अब ये है कि वो ए से एच तक चल रहा है। कहां से कहां तक चल रहा है? ए से एच तक। हाँ, पहला वाला बिल्कुल सही है, ए टू ए समझ में आ गया, गुड। अब मेरा प्रश्न है ए से एच का। अगर ये वस्तु ए से एच तक चलती है तो कुल दूरी कितनी तय करी और इसका कुल विस्थापन कितना हुआ? ए से एच में, अच्छा अब देखिए जब हम दूरी की बात करते हैं ए से एच में, तो देखिए पूरा लेना है, बस इस वाली चीज को हटा देंगे तो 17 हमने पहले ही किया था, तो ये 15 मीटर हो जाएगा। बट विस्थापन समझना है, विस्थापन के लिए ये हमारा प्रारंभिक बिंदु
ये हमारा अंतिम बिंदु। सीधी दूरी कितनी है 2, तो हमारा विस्थापन कितना हो गया 2। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। तो आज हमने देखा कि दूरी और विस्थापन क्या होते हैं और विस्थापन में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको समझाई है। तो इसको अच्छे से एक बार वापस रिपीट करके वीडियो को वापस देखना और समझना चीजें जो मैंने आपको समझाई है। कल की क्लास में हम इसी टॉपिक को और आगे लेके चलेंगे। हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में और चीजें देखेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है, ताकि हम उसी पर ज्यादा फोकस कर सके। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ एंड करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।